हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल रसायन रूम। स्टूडेंट्स, हम लोग विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक 6 सेशन कर लिया है। आज हम लोग का ये 7th सेशन है। इस सेशन में हम लोग नष्ट सिद्धांत या नष्ट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे रसायन रूम जब आप डाल के सर्च करेंगे तो वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं उसको डालूंगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें गलतियाँ भी हैं और आप लोग डायरेक्ट वहीं पीडीएफ से नोट कर लेते हैं। तो बिना वीडियो को देखे आप कोई भी डिफिनीशन नोट ना करें। हो सकता है उसमें कोई त्रुटि हो, कोई मिस्टेक हो, तो आप लोग पहले वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद ही नोट्स बनाएं। एक बार वीडियो देखें फिर नोट्स बनाएं, तो नोट्स बनाते समय आप उसका आसानी से रिवीजन कर लेंगे और आपको याद भी हो जाएंगी वो डेफिनेशन। विद्युत रसायन किसे कहते हैं ये सब हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया है, कोलराउस का नियम भी पढ़ लिया हम लोगों ने। लास्ट वीडियो में हमने आपको एनोड और कैथोड कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, उसके बारे में बताया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नष्ट सिद्धांत, नष्ट का प्रिंसिपल। अब एक साइंटिस्ट आए नष्ट, इन्होंने क्या किया, इन साइंटिस्ट ने ये जो थे इन्होंने जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड विभव के बारे में कुछ जानकारी दी। कैसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया। लेकिन उससे पहले इनका जो सिद्धांत था वह सिद्धांत ये बता रहा था कि जब भी हम कोई वैद्युत अपघट्य का विलयन बनाते हैं, मान लीजिए हम लोग ये विलयन बना रहे हैं, इस प्रकार का वैद्युत अपघट्य का विलयन बनाए, ठीक है। अब ये जो विलयन हमारा है, ये विलयन किसका है, CuSO4 का। ये विलयन किसका है, CuSO4 का। इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोड लगाया। कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया, नया स्लाइड लें। कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया हम लोगों ने, कॉपर का। ये हम लोगों ने वैद्युत अपघट्य का विलयन बनाया और इसमें हमने क्या लगाया, एक इलेक्ट्रोड लगाया हमने। वह इलेक्ट्रोड किसका हो गया, Cu का, ठीक। ये हो गया कॉपर, CuSO4। एक दूसरा ऐसे हमने बनाया, एक दूसरा हमने विलयन बनाया ZnSO4 का, और इसमें हमने ये विलयन किसका है, ZnSO4। और हमने बताया ही था कि जिसका विलयन बनाएंगे उसी का हम लोग उसी धातु का इलेक्ट्रोड लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों विलयन और धातु परस्पर क्रिया ना कर सकें। अब कौन सा एनोड का कार्य करेगा और कौन सा कैथोड का कार्य करेगा ये भी बताया था हमने। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा वो एनोड का कार्य करेगा। श्रेणी उस दिन हमने आपको दिखाई थी। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा तो ये एनोड का कार्य करेगा और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये कैसा होगा, तब पॉजिटिव होगा। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा ही, ठीक है। हमने इसको जोड़ दिया एक सुचालक द्वारा, और हमने इसमें क्या जोड़ दिया, एक साल्ट ब्रिज लगा दिया, इस प्रकार के। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो जिंक रॉड है ये ऋणावेशित है। ऋणावेशित होने का क्या मतलब है कि इसका जो धनावेश था वो धनावेश कहाँ चला गया, विलयन में। इस जिंक का धनावेश कहाँ चला गया, विलयन में। और इस कॉपर का ऋणावेश कहाँ आ गया, इस इलेक्ट्रोड पर। इस कॉपर का धनावेश कहाँ आ गया, इलेक्ट्रोड पर। तो ये जो धनावेश और ऋणावेश आपस में अभिगमन कर रहे हैं, ये कैसे अभिगमन कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में नष्ट ने बताया कि ये जो अभिगमन हो रहा है उस अभिगमन का कारण क्या है, क्यों इनके मध्य में ये अभिगमन होते हैं। तो हमें उसी अभिगमन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। वैज्ञानिक नष्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रोड पर होने वाली क्रियाओं के बारे में बताया। अब इन्होंने क्या कहा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। इन्होंने कहा कि जब धातु का कोई विलयन बनाएंगे और उसमें इलेक्ट्रोड डुबाएंगे, ठीक है। जब किसी धातु को विलयन में डुबाया जाता है तो उसके परमाणु विलयन में
आयन के रूप में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अभी बताया ही हमने आपको कि उसके जो परमाणु हैं वो कहाँ जाएंगे, विलयन में, वो भी आयन के रूप में। इसी गुण को नष्ट ने क्या कहा, वैद्युत विलयन दाब कहा। इसको क्या कहा नष्ट ने, वैद्युत विलयन दाब। ये जो हमारा इलेक्ट्रोड इसमें लगा रहे हैं हम लोग, अगर ये इसके जो आयन हैं अगर विलयन में गमन कर रहे हैं तो इस गुण को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत विलयन दाब कहेंगे। अच्छा, इसी प्रकार जब इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में जा सकता है तो विलयन से आयन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रोड पर जाएगा। तो यदि इलेक्ट्रोड से आयन विलयन पर मुक्त हो रहे हैं तो यह किसके कारण हो रहा है, परासरण दाब के कारण। तो लेकिन विलयन में जो परासरण दाब होगा, विलयन में उपस्थित जो परासरण दाब होगा वो इसकी गति को, यानी धातु इलेक्ट्रोड से जो आयन विलयन में आएंगे, धातु इलेक्ट्रोड से जो आयन विलयन में आएंगे उनका विरोध करेगा। विलयन चैप्टर में आप लोगों ने परासरण पढ़ा ही होगा कि परासरण दाब क्या करता है, आयनों के अभिगमन का या आयनों के अभिगमन का विरोध करता है। तो ऐसे यहाँ भी है कि ये जो विलयन है इसमें परासरण दाब है और ये नहीं चाहेगा कि धातु इलेक्ट्रोड पर जो आयन है वो इसमें अभिगमन करें, ठीक। तो ये परासरण दाब इनका विरोध करेगा। तो दो बातें हम लोग जान पाए, पहला ये कि धातु इलेक्ट्रोड से आयन विलयन में जाएगा और विलयन से आयन कहाँ जाएगा, धातु इलेक्ट्रोड पर जाएगा। ये जो धातु इलेक्ट्रोड से आ रहा है इसकी प्रवृत्ति को वैद्युत विलयन दाब कहेंगे, और जो हमारा विलयन से इलेक्ट्रोड पर जा रहा है उसे हम लोग परासरण दाब कहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या हो, कब विलयन दाब ज़्यादा हो, कब परासरण दाब ज़्यादा हो, इन दोनों में अगर डिफरेंस होगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे कब आयन इलेक्ट्रोड से विलयन की ओर आ रहे हैं और कब विलयन से इलेक्ट्रोड की ओर आ रहे हैं। तो हम लोग मान लेते हैं विलयन को सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन, और दाब को प्रेशर। तो विलयन दाब को हम लोग एसपी से लिखते हैं और परासरण दाब को हम लोग ओपी से लिखते हैं। अब विलयन दाब फिर से सुन लीजिए, विलयन दाब कौन सा, जब आयन इलेक्ट्रोड से विलयन की ओर आ रहे हैं तो ये विलयन दाब कहलाएगा। परासरण दाब कौन सा, जो दाब विलयन लगाता है इलेक्ट्रोडों से आयनों के अभिगमन को रोकने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में भैया हमें जो स्थितियां हैं, 3 स्थितियां उत्पन्न होगी। कौन सी, तो पहली स्थिति उत्पन्न होगी जब सॉल्यूशन प्रेशर विलयन दाब ज़्यादा हो ऑस्मोसिस प्रेशर से, परासरण दाब से। तो भैया जब विलयन दाब ज़्यादा होगा परासरण दाब से, परासरण दाब मतलब विलयन द्वारा लगाया गया दाब। तो जब विलयन द्वारा लगाया गया दाब, ये जो विलयन हमारा है इसके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, जो ओपी है इसके द्वारा, जब उसका मान कम होगा तो भैया ये रोक ही नहीं पाएगा, आयनों के अभिगमन को नहीं रोक पाएगा। तो इलेक्ट्रोड से जो धनावेश हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो कहाँ आएगा, विलयन की ओर आएगा। जब इलेक्ट्रोड से धनावेश इसके ओर आएगा तो यह इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। तो भैया जब एसपी ज़्यादा होगा ओपी से, यानी जब विलयन दाब ज़्यादा होगा तो आयन इलेक्ट्रोड से विलयन की ओर अभिगमन करेंगे। और कौन सा आयन अभिगमन करेगा, धनावेश अभिगमन करेगा। धनावेश अभिगमन करेगा तो हमारा इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। और जो भैया इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब हम लोग यहाँ पर विभवांतर के बारे में या विभव के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोड है और ये हमारा विलयन है। दोनों की सतहों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव के बारे में हम लोग पढ़ा ही था हम लोगों ने कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन में कोई धातु का इलेक्ट्रोड डुबाया जाता है तो दोनों की सतहों के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब हम लोग नष्ट सिद्धांत से ये भी जान पाएंगे कि कब इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहेंगे और कब इलेक्ट्रोड विभव को अपचयन विभव कहेंगे। तो भैया जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि इलेक्ट्रोड से धनावेश विलयन की ओर जाए तो
वैद्युत जो विलयन होगा, विलयन की सतह तथा इलेक्ट्रोड की सतह के मध्य उत्पन्न जो विभव होगा वह विभव क्या कहलाएगा? आक्सीकरण विभव कहलाएगा। ठीक है, तो भैया जब Sp बड़ा होगा OP से तो इस स्थिति में धन आयन विलयन की ओर गति करेंगे, जिससे विलयन धनावेशित हो जाएगा जबकि इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोड ऋणावेशित हुआ हम जान जाएंगे वो एनोड की भांति कार्य करेगा, उस पर आक्सीकरण होगा। और इस स्थिति में विलयन तथा इलेक्ट्रोड की सतह के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग आक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ये बात हो गई Sp बड़ा होगा OP से। एक ही बस आपको पता रखना है, दूसरा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे Sp बड़ा था OP से तो धनावेश यहाँ से इधर की ओर गए, अब उल्टा। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा। अब हम लोग आते हैं जब Sp छोटा हो OP से। अब जब Sp छोटा होगा OP से तब क्या होगा? तो जब छोटा होगा Sp OP से तो फिर से वही विलयन बनेगा हमारा। विलयन में हमारा इलेक्ट्रोड है। अब जो धनावेश है, ये जो धनावेश है वो विलयन से जाएगा इलेक्ट्रोड पर। अब जब विलयन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा तो इलेक्ट्रोड हमारा धनावेशित हो जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रोड धनावेशित हुआ हम जान जाएंगे ये कैथोड है। ये क्या है? कैथोड है। और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन होता है। कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। कैथोड पर अपचयन होगा। अब इन दोनों की सतहों के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग अपचयन विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन विभव। रिडक्शन पोटेंशियल RP, अपचयन विभव को RP से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब धनावेश, ये जो धनावेश है, जब विलयन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा, ठीक, तो वह स्थिति कौन सी होगी? Sp छोटा हो OP से। तो जब विलयन दाब कम होगा, परासरण दाब ज़्यादा होगा, तो धनावेश इस पे आने नहीं देगा, उल्टा धनावेश इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। तो इस स्थिति में विलयन से धनावेश इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड धनावेशित हो जाता है जबकि विलयन ऋणावेशित हो जाता है। तो भैया ये धनावेशित हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। अब इन दोनों की सतहों के मध्य, यहाँ पर इन दोनों की सतहों के मध्य यानी विलयन और धातु इलेक्ट्रोड की सतह के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उस विभव को हम लोग अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, बस ये हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पर समाप्त हुई। अब इसके बाद हमारी तीसरी कंडीशन आ जाएगी Sp बराबर हो OP के। तो भैया जब दोनों बराबर होंगे, मान लो हम लोग रस्सी खींचने वाले खेल रहे हैं, एक रस्सी है, इधर भी लोग खींच रहे हैं और इधर भी खींच रहे हैं खड़े होके, तो जब दोनों तरफ बल का मान बराबर होगा तो रस्सी किधर की ओर जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक, तो ऐसे यहाँ भी है, विलयन दाब परासरण दाब के बराबर हो गया, सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोसिस प्रेशर के इक्वल हो गया। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जो स्थिति बनेगी, इस स्थिति में जो अभिगमन है आयनों का वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी वो दोनों कैसी होंगे? साम्य अवस्था में आ जाएंगे। और साम्य अवस्था में आ गए, इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन ही नहीं हुआ। अभिगमन नहीं होगा तो कोई विभव भी नहीं उत्पन्न होगा। ठीक, विभव नहीं होगा तो विभवांतर भी कोई उत्पन्न नहीं होगा। तो जो विभव, अब इस स्थिति में कोई पूछे तो विभव क्या होगा? शून्य होगा। तो बहुविकल्पियों में कई बार पूछते हैं कि जब Sp बराबर हो OP से तो निम्न में से कौन सी स्थिति सत्य होगी? दिया रहेगा उसमें आक्सीकरण विभव उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर शून्य होगा या विभव शून्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो हमें जहाँ विभव शून्य दिखाई पड़े उसी पर हमको क्या करना है? टिक करना है, हमारा वही आंसर सही होगा। तो ये हमारा हो गया नष्ट का सिद्धांत। जब भी नष्ट का सिद्धांत पूछा जाएगा हमें इतना एक्सप्लेन करना है और फालतू का कुछ भी लिखना नहीं है। नष्ट समीकरण दूसरा होता है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। तो फिर से एक बार आए तो नष्ट सिद्धांत जो है वैज्ञानिक नष्ट ने क्या बताया? Sp और OP के बारे में संबंध बताया। अब Sp और OP कैसे जान पाएंगे? तो भैया जब इलेक्ट्रोड से धनावेश विलयन की ओर जाएगा तो उसे हम लोग वैद्युत विलयन दाब कहेंगे। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रोड से धनावेश विलयन की ओर जा सकता है तो विलयन से भी धनावेश इलेक्ट्रोड की ओर मुक्त हो सकते हैं। अब इस प्रकार विलयन में जो दाब होगा उसे हम लोग परासरण दाब कहेंगे। वैद्युत विलयन दाब या विलयन दाब Sp और OP में कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होंगी?
तो 3 स्थितियाँ उत्पन्न होगी। पहली जो स्थिति है हमारी, इस स्थिति में जो हमारा एनोड होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वह एनोड की भांति कार्य करेगा, और इस स्थिति में हमारा जो एनोड होगा वो कैथोड की भांति कार्य करेगा। एनोड की भांति कार्य करेगा तो उस पर ऑक्सीकरण होगा, एनोड की भांति कार्य करेगा तो उस पर ऑक्सीकरण होगा, और कैथोड की भांति कार्य करेगा तो उस पर अपचयन होगा। ऑक्सीकरण होगा तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण विभव कहेंगे, अपचयन होगा तो उसे हम लोग अपचयन विभव कहेंगे। इस स्थिति में तीसरे वाले में कहीं भी अभिगमन नहीं होगा, तो इसे हम लोग साम्य अवस्था की स्थिति कहेंगे। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बड़ा हो छोटा हो बराबर हो, इसे आप लोग ज़रूर रिमेंबर करिएगा। तो एक बार यहाँ से वीडियो देखकर फिर से इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोगों ने पढ़ ही लिया था पहले ही, कि कोई विलयन है और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, तो इस विलयन और इलेक्ट्रोड की सतह के मध्य जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते थे। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 मोलर सांद्रता। सांद्रता कितनी हो जाए? 1 मोलर सांद्रता। तो ये मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन हो अगर, तो धातु इलेक्ट्रोड तथा विलयन की सतह के मध्य उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, इसे हम लोग E0 से प्रदर्शित करते हैं। अब ऑक्सीकरण विभव को EOP से रिप्रेजेंट करते हैं, अपचयन विभव को ERP से। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ये RP है, रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों में संबंध क्या होगा? तो EP बराबर होगा -RP के, EP बराबर होगा -RP के। ठीक है, EOP बराबर हो गया -RP के। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के क्या हो गया? इक्वल। ये बातें आपको याद रखनी है। कब इक्वल होगा? जब ऋणावेशित हो दूसरा तब। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग 5 मानते हैं, इसकी वैल्यू 5 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानते हैं कितना है, तो उतना ही ऋणावेशित हमारा जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। इसके आगे जो संबंध है उस संबंध के बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है अच्छे से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।